हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। जैसा कि आज आप देख पा रहे होंगे कि हमारी ज्योग्राफी की जो क्लास है आज से स्टार्ट होने वाली है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा कि अच्छे होंगे, बेहतर और बेहतरीन होंगे, क्योंकि जो क्लास है डेली बेसिस पे लगातार आपकी अब होगी और जो ज्योग्राफी की क्लास है वो भी अब लगातार कंटिन्यू अपने लाइव में चलती रहेगी। उसका कारण ये है कि पिछली जो क्लास हुई थी आपकी यूपी स्पेशल की, उसमें कुछ चीज़ें जो रिकवर नहीं हो पाई थी वो आज की क्लास में पूरी हो गई हैं और आज के बाद में उस वाली क्लास में आपका जो होगा उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री जो होगी आपकी पढ़ाई जाएगी। और यहाँ से आपकी ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट होती है। आज मैंने लिया है टॉपिक ज्योग्राफी, आपको भूगोल और भूगोल भूगोल है, उसकी उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले की मतलब भूगोल की उत्पत्ति कैसे और सब्जेक्ट के रूप में कैसे हुई और कब हुई, किस किस रूप में होती है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है ये सब। तो जो भूगोल है आपका, एक दावा मैं आपसे करूंगा, एक दावा करूंगा, अगर आपको मानना है तो मानिए, अगर नहीं मानना है तो रिसर्च करके देख लीजिए, ढूंढ कर देख लीजिए, खोज कर देख लीजिए। एक दावा मैं आपसे ये करूंगा कि इसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी वो बेहतर तरीके से ठीक और सटीक होगी। और आपको मैं जो भी दूंगा यहाँ पर भूगोल, यहाँ पर क्या और क्यों दोनों का जवाब दूंगा कि मतलब ये क्या है और क्यों है, उसके पीछे का जो रीजन है, चारों ओर का जो आभा मंडल है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, उसके पीछे का जो कारण क्या है, अगर ऐसा है तो क्यों है, अगर ऐसी संभावना बताई गई है तो क्यों बताई गई है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसलिए आपको भूगोल पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ में आपको समझना है कि इसके पीछे का तर्क क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है और उसके पीछे कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है आपको। तो जो ज्योग्राफी की क्लास होगी लंबी हो सकती है, 50 मिनट 45 मिनट ऐसे लंबी क्लास हो सकती है। वैसे तो हम यूपी स्पेशल में 35 से 40 मिनट का जो वीडियो चलता है वो चलता है आपका। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि लंबी क्लास होगी तभी आपकी मतलब जो सिलेबस होगा आपका रिकवर हो पाएगा। और जो क्लासेस बेसिस पे होगा, क्लासेस बेसिस पे होगा, डेली का डेली आपको रिवीजन करना है, उसको भूलना नहीं और उसको किसी भी दूसरे के सहारे छोड़ना नहीं है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जियोग्राफी और जियोग्राफी का विकास और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके विषय के रूप में किस किसने इसको संजोया, किस किसने इसमें आधार को क्रिएट किया और आधार इसमें किस किसने जोड़े और कौन कौन इसका मतलब जनक के रूप में भी इसको कई लोगों को इसका जनक भी कहा जाता है, माना जाता है। उनकी कौन सी किताब है, उस किताब के आधार पर उनको जनक की उपाधि क्यों दी गई और उसके पीछे का क्या तर्क है, उन्होंने क्या बताया और कैसे बताया, क्या है इस मतलब जियोग्राफी की संभावना और क्या है निश्चय। तो निश्चित क्या है, संभावना क्या है, ये भी हम बात करेंगे। एक ज्योग्राफी में है निश्चयवाद और संभावनावाद, उन दोनों ही मतलब सिद्धांतों पर भी बात करेंगे और जो आपका नव नियतिवाद है उस पर भी बात करेंगे। तो ग्रिफिथ टेलर का है नव नियतिवाद, उस पर कोई विशेष चर्चा हमारी नहीं होगी। फिलहाल दो हमारे संभावनावाद और निश्चयवाद होंगे और उसके बाद उससे पहले मतलब जो ज्योग्राफी शब्द है आपका उससे संबंधित जो जानकारी है वो हम आपके साथ में साझा करेंगे। तो अब हम क्लास के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको शब्द पता चला जियोग्राफी, जिसका अर्थ क्या है, भूगोल। भूगोल, भू का मतलब होता है पृथ्वी और गोल का मतलब आप जानते हैं कि गोल। तो भूगोल का मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि भूगोल हमने बना दिया पृथ्वी मतलब पृथ्वी गोल है तो पृथ्वी गोल ही नहीं है। भूगोल का मतलब होता है एक विषय के रूप में मतलब इसको लिया गया है ज्योग्राफी को, भूगोल। और इसका अर्थ जो है जियो प्लस ग्राफिया, ग्राफोस, जियो प्लस ग्राफोस दो शब्दों से मिलकर के बना है आपका जो भूगोल है। तो ज्योग्राफी जो आपका वर्ड है इसको हम मिटा रहे हैं अभी के लिए, हम आपको पहले से अच्छे से समझा दें उसके बाद में बताएं आपको कि कैसे ये ज्योग्राफी भूगोल मतलब नाम का है। ज्योग्राफी शब्द, पहली बात तो हम जान लेते हैं कि ज्योग्राफी जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है आपका, ज्योग्राफी शब्द ये आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप लोग। ज्योग्राफी जो शब्द है आपका, आपका ग्रीक भाषा का है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है ज्योग्राफी। और ये जो दो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं इनके विषय में हम जानते हैं।
एक एक का अर्थ है जियो, GEO, जियो, और इसका दूसरे का मतलब है ग्राफोस, GRAPHOS, जियोग्राफोस। जियोग्राफोस का यहाँ पर मतलब क्या है? जियो का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी से है। जियो का मतलब यहाँ पर क्या है? पृथ्वी। जियो मीन्स होता है अर्थ और पृथ्वी। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, इसको हम कहते हैं क्या? पृथ्वी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन। मतलब ग्राफोस का मतलब क्या होता है? हिंदी मीनिंग होती है इसका वर्णन। इसका पूरा फुल मीनिंग क्या होता है? अर्थात अब इसको क्या कह सकते हैं? अर्थात इसको हम क्या कह सकते हैं? पूरे जियोग्राफी को, जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ फिर? जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ फिर? शुद्ध भाषा में जियोग्राफी का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। क्या हुआ? पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन। इतना आपको समझ में आ गया होगा कायदे से। अगर जहां पर समझ में ना आए उस चीज को आप पूछते रहिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा पुनः कि मतलब ये चीज समझ में सर नहीं है, दोबारा इसको रिपीट करना, इसको दोबारा बता देना, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। देखिए बात ये है, शब्द आपको बता दिया मैंने कि ग्रीक भाषा के जियो प्लस ग्राफोस दो वर्डों से मिलकर के बना है आपका जियो। एक तो जियो होगा, दूसरा ग्राफोस हो गया, दो शब्दों से मिलकर के बना है। जियो का अर्थ मैंने आपको बताया, अर्थ। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी हो गया। और ग्राफोस का मतलब मैंने बताया आपको वर्णन। वर्णन मतलब पृथ्वी का वर्णन। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको साथ साथ में आप लोग नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि इसका नोट बनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नोट नहीं बनाएंगे आप तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखिए, एक शब्द रहा था आपका जियोग्राफी। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया था इरेटोस्थेनीज ने। इसीलिए इनको जनक मान लिया गया। भैया क्या कहा कि जो जियोग्राफी शब्द है, हिंदी में ही आपको लिख देता हूँ, जियोग्राफी जो शब्द है आपका, अंग्रेजी में लिखना मेरे लिए कठिन नहीं है, आपके लिए हो सकता है थोड़ा कठिन पड़े। तो जियोग्राफी जो शब्द है, जियोग्राफी शब्द का उपयोग, जियोग्राफी शब्द का उपयोग प्रथम बार किसने किया था? प्रथम बार किसने किया? तो एक मतलब ज्योग्राफर रहे हैं, मतलब ज्योग्राफर नहीं है, एक महान व्यक्ति हैं जिन्होंने इसके क्षेत्र में, इरेटोस्थेनीज नाम के, जिन्होंने इसके क्षेत्र में शुरुआत में कुछ चीजें बताई थी। तो ये इरेटोस्थेनीज हैं, इन्होंने ज्योग्राफी जो शब्द है इसका प्रयोग पहली बार किया था। क्या? पहली बार इसको उपयोग किया, और इसीलिए इनको क्या मान लिया गया? फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसीलिए इनको कह दिया गया, ज्योग्राफी शब्द का मतलब इन्होंने उपयोग पहली बार कर दिया, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी कह डाला गया। ठीक है, अभी देखना ज्योग्राफी के कितने पिता आते हैं। एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और पिता इसके कई हैं। अभी देखना मैं बताता चलूंगा और आप जिनको नोट करते हुए चलेंगे। ज्योग्राफी शब्द का उपयोग किया, इसीलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोल दिया गया। ठीक है, उसके बाद में कुछ विद्वानों ने क्या कहा कि इसके पिता तो हिकेटियस हैं। क्या कहा कि इसके पिता तो हिकेटियस हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आएगा। इसके पिता क्या बताया कि कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बता दिया भैया कि हिकेटियस इसके पिता हैं। वैज्ञानिक क्या मानते हैं? कुछ वैज्ञानिक यहाँ पर मानते हैं कि ज्योग्राफी के पिता तो कौन है? हिकेटियस हैं, इनका नाम है हिकेटियस। अब ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस कैसे हो गए भैया? उन्होंने क्या आधार दिया? हिकेटियस को मानने के लिए क्यों बताया कि ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस है भैया? तो हिकेटियस को इसलिए माना उन्होंने, हिकेटियस ने जानते हो क्या किया? हिकेटियस ने अपनी एक किताब लिखी जिसका नाम था जस पीरियड्स। जस पीरियड्स नाम की एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने बताया क्या? उसमें उन्होंने कुछ चीजें ऐसी बताई, जैसे उन्होंने बताया, देखिए स्थल भाग जो है आपका, स्थल भाग समुद्र से घिरा हुआ है। उन्होंने, किसने बताया? हिकेटियस ने। हिकेटियस ने दो बातें बताई, हिकेटियस ने दो बातें बताई, इसलिए इनको क्या बता दिया गया? फादर ऑफ ज्योग्राफी। हिकेटियस ने एक तो बताया कि स्थल भाग, जो आपका स्थल भाग है,
स्थल भाग समुद्र से घिरा हुआ है। एक बात तो ये इन्होंने साफ करी और तय करी और बताई, समुद्र से घिरा हुआ है, घिरा है या घिरा हुआ है। ठीक, इन्होंने एक बात तो ये बता दी कि भैया समुद्र से स्थल वाला जो भाग है ना हमारा समुद्र से घिरा हुआ है। और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने दो महादेशों का ज्ञान दिया। इन्होंने क्या किया, दो महादेशों का ज्ञान दिया, दो महादेशों का ज्ञान दिया या जानकारी दी, दो महादेशों की जानकारी दी। ठीक है, जानकारी दी, इन्होंने दो महादेशों की जानकारी दी। इन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी, इनकी पुस्तक कौन सी है, इसको भी यहां पर नोट करिए। पुस्तक है इनकी पुस्तक का नाम है किसकी, हिकेटियस की पुस्तक का नाम लिख रहे हैं आप लोग, ध्यान रखिएगा। हिकेटियस की पुस्तक का नाम है जस पीरियड्स, जस पीरियड्स उन्होंने एक मतलब किताब लिखी थी और इस किताब में इन्होंने बताया कि मतलब स्थल समुद्र से घिरा हुआ है और दो महादेशों की यहाँ पर कल्पना इन्होंने मतलब करी और जानकारी भी बताई कि हाँ दो महादेश हैं हमारे पास। और इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इनको क्या मान लेते हैं, फादर ऑफ जियोग्राफी। दो महादेशों की जानकारी थी, इतना आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, दो महादेशों की जानकारी यहाँ पर लिखा है। और इसके ऊपर हम लिख देते हैं आपको कि आपने शब्द के बारे में जान लिया, ज्योग्राफी अर्थ उसका जान लिया, ग्राफोस, ठीक है, दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस, उसका अर्थ आपने जान लिया। और उसके बाद में प्रथम बार उपयोग शब्द किसने किया, इराटोस्थनीज को जान लिया, उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ ज्योग्राफी। और हिकेटियस ने भी कुछ बातें आपको बताई और हिकेटियस की किताब क्या है। अब बात करते हैं हम हिकेटियस पर। तो आते हैं यहाँ पर, कुछ वैज्ञानिकों ने मान लिया था हिकेटियस को कि फादर ऑफ ज्योग्राफी तो कौन है आपके, हिकेटियस। तो हिकेटियस को उन्होंने क्यों माना था, क्या इसका आधार क्या है। तो आपका जो हिकेटियस है, हिकेटियस ने एक किताब लिखी थी, मैंने आपको बताया था जस्ट पीरियड्स नाम की। और उन्होंने इस किताब में क्या बताया था, जस्ट पीरियड्स नाम की एक किताब लिखी हिकेटियस ने। इसमें इन्होंने दो चीजों का वर्णन किया। एक तो इन्होंने बताया कि जो स्थल वाला भाग है वो किससे, स्थल वाला भाग है, स्थल भाग समुद्री भाग से घिरा हुआ है, समुद्री जल से घिरा हुआ है या समुद्री भाग से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है। एक तो बात इन्होंने ये बताई थी। ठीक, दूसरी बात मैंने आपको अभी बताई थी कि जो दो महादेश हैं, दो महादेशों की जानकारी दी, दो महादेशों के बारे में इन्होंने, महादेशों के बारे में इन्होंने बताया था, बारे में जानकारी दी या बताया। तो इसलिए इनको भी क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। इसीलिए इनको भी क्या कहा जाता है, हिकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, आप जान गए दो व्यक्तियों के नाम। पहला तो यहाँ पर इराटोस्थनीज, उन्होंने पहली बार शब्द उपयोग किया, और दूसरा यहाँ पर आपने जान लिया नाम हिकेटियस का। देखिए मैं बात कर रहा हूँ आपके ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के विकास, उत्पत्ति और विकास पर। दो शब्दों की आप यहाँ पर जांच करेंगे, उत्पत्ति और विकास पर। ज्योग्राफी की यहाँ पर बात हो रही है और ना तो पृथ्वी की बात हो रही है ना तो अन्य किसी की। यहाँ पर उत्पत्ति और विकास किसका चल रहा है, चल रहा है आपका ज्योग्राफी का, उत्पत्ति और विकास। ठीक है, तो जब बात करते हैं हम दो महादेशों की, दो महादेश बता दिए गए किसके द्वारा, हिकेटियस के द्वारा। अब हिकेटियस फेमस हो गए, इनको क्या बता दिया गया, हिकेटियस को बता दिया गया ज्योग्राफी के पिता है हिकेटियस। ठीक, अब हुआ क्या, अब आते हैं दो और वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक और आते हैं, उनको वर्तमान का मतलब 19वीं सदी में, बाद में आते हैं वैज्ञानिक, ये 19वीं सदी में लगभग आते हैं दो वैज्ञानिक।
तो उन्होंने क्या किया, एक आते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनको एवी हम्बोल्ट के नाम से जाना जाता है। एवी हम्बोल्ट आते हैं और आते हैं आपके कार्ल रिटर। तो कार्ल रिटर और एवी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, तो दो लोग आते हैं। तो दोनों लोगों ने लगभग एक ही टाइम पर, लगभग मतलब उम्र के हिसाब से दो चार वर्ष का मतलब इधर उधर है फिर रहा होगा, दोनों लगभग एक ही उम्र के व्यक्ति थे। तो दोनों वैज्ञानिक थे, ज्योग्राफर हैं। दोनों ने रिसर्च किया इस पर, ज्योग्राफी पर, और अलग अलग शहरों में रह करके किया, लेकिन उनके रिसर्चों में अलग अलग थोड़ी सी भिन्नता पाई गई और उनको अलग से बताया गया। तो एक व्यक्ति थे आपके कौन, एक व्यक्ति थे आपके अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अब बात करते हैं अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की। ये क्या किए थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की बात करते हैं हम। हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एक व्यक्ति ऐसा था जो 19वीं सदी में, कब, लगभग 19th सेंचुरी में, ये व्यक्ति कब आया, लगभग 19th सेंचुरी में, ठीक है। 19th सेंचुरी में क्या किया अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अपने रिसर्च कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिसर्च चल रहा था इनका, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का रिसर्च चल रहा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भूगोल के विषय में अध्ययन एक प्रस्तुत किया। भूगोल के विषय में अध्ययन एक प्रस्तुत किया और भूगोल के विकास के बारे में, किसमें, भूगोल के विकास के बारे में, भूगोल के विकास, भूगोल के विकास के बारे में ना एक दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। कैसा? एक दार्शनिक और वैज्ञानिक, क्या किया इन्होंने, दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया और उसमें कुछ चीजों को बताया। कैसे बताया? देखिए, जहां पर दर्शन और विज्ञान एक साथ में मिल जाएंगे वहां पर मजबूती अपने आप निखर कर आ जाएगी। और इन्होंने दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन, अपनी एक किताब थी, अध्ययन एक किताब थी कॉसमॉस के नाम से, जिसका नाम था कॉसमॉस के नाम से इस किताब में उन्होंने प्रस्तुत किया। दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन उन्होंने प्रस्तुत किया। देखिए, दर्शन को जब विज्ञान से जोड़ा जाएगा ना तो अच्छे अच्छे तर्क निकलेंगे, और जो तर्क उन्होंने पेश किए, इसीलिए उनको क्या किया गया, आधुनिक ज्योग्राफी का जनक माना गया। क्या कहा गया इनको? आधुनिक ज्योग्राफी का जनक माना गया। किसको? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक। एक विषय के रूप में अच्छा खासा विषय इन्होंने प्रस्तुत किया, भूगोल, और इनको आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर कौन है? इनको माना जाता है एवी अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को, एवी हम्बोल्ट को, ठीक है। तो ये जानकारी आपने कैसी लग रही है? आप लोग कमेंट बारे मतलब कमेंट करके बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि अगर आपको ये चीजें पसंद आएंगी तो मैं आगे क्लास को कंटिन्यू कर पाऊंगा। और ये जानकारियां जो हैं पीछे का जो आधार है, इसके आधार पीछे का, तो वो आधार जो आपका है वो क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। कि देखो, किसी को भी जनक क्यों माना जा रहा है ये भी मैं पूरी तरीके से बता दे रहा हूँ, कि मतलब क्यों उसको जनक बनाया गया, और उसने कौन सी थ्योरी पेश की, और उसकी किताब कौन सी थी। यहीं से अगर क्वेश्चन कहीं से भी बने, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, जो भी एग्जाम पड़ेगा आने वाले टाइम में, जिस भी एग्जाम में अगर होगा आपके, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। उसकी किताब, उसने थ्योरी पेश की, उसने थ्योरी क्या पेश की ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, और वो भी विस्तार से, कि मतलब कैसे कैसे उसको जनक बनाया गया। जबरदस्ती यहाँ पर जनक नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हाँ, उनके रिसर्च और उनके अनुसंधान के आधार पर इनको जनक मान लिया जा रहा है। और आधुनिक भारत का आधुनिक भूगोल का जनक
किसको मान लिया गया? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। देखो एक चीज और इन्होंने पेश की थी, क्या? यहां पर अगर स्पेस हो तो मैं आपको बता दूं, सॉरी ऊपर ही बता देता हूं। एवी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इकेडियस को हटा देते हैं, जस्ट पीरियड्स को लेकर ये चले गए और इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बना दिया गया, क्योंकि इन्होंने बताया था कि स्थल जो है समुद्र से घिरे हुए हैं, और बताया ना दो महादेशों की संकल्पना दे दी थी इन्होंने। अच्छा, हमने बात करी एवी अलेक्जेंडर, उन्होंने पुस्तक एक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या था? कॉस्मॉस। कॉस्मॉस पुस्तक उन्होंने लिखी और एक अध्ययन प्रस्तुत किया जो कि वैज्ञानिक और दार्शनिक आधार पर था। और हम बात कर रहे थे एवी अलेक्जेंडर की, नाम था इनका एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, सॉरी एवी हम्बोल्ट की, ठीक, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की मैं बात कर रहा था। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम कॉस्मॉस था। कॉस्मॉस पुस्तक लिखने के बाद में उन्होंने एक अध्ययन पेश किया था, आपको मैंने बता दिया, दार्शनिक और वैज्ञानिक अध्ययन पेश किया, और उन्होंने एक बात और बताई, उसको आप नोट करिए। इन्होंने ही सबसे पहले, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने ही सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने जो मैप है ना, मैप जो वर्तमान में वर्ल्ड का मैप लगाते हो, भारत का मैप लगाते हो, ये जो मैप है ना, मैप पर समताप रेखाओं को इन्होंने सबसे पहले, सॉरी यहाँ मैप पर नहीं, मतलब इस वाले मैप पर नहीं, इस पर तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं मात्र, लेकिन जो मैप है, मैप आपने, उन्होंने एक मैप बनाया, और मैप बनाने के बाद में समताप रेखाएं, मतलब समताप रेखाएं जानते हो क्या होती हैं? जहां जहां पर समान टेम्परेचर होता है, अगर यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो जो समताप रेखा है, ऐसे जो रेखा चल रही है, इस रेखा को मैप पर सबसे पहले दर्शाने वाले वैज्ञानिक थे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। समझ में आ गया आपको? जहां जहां पर जैसे 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री टेम्परेचर की लाइन को समताप, समान ताप जहां पर हो, उन रेखाओं को क्या इन्होंने किया? समताप रेखाओं को, समताप रेखाओं को मैप पर दर्शाने वाले को, मैप पर दर्शाने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं या प्रथम व्यक्ति हैं, पर दर्शाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले दर्शाया। ठीक, ये भी इनके बारे में पता चल गया आपको। शायद बहुत सारे नए फैक्ट जो आपको जानकारी नहीं है, जिनके बारे में कोई टीचर बताता ही नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको रुचिकर लगेंगे, अच्छे लगेंगे, कि हाँ लगेगा कि हाँ ज्योग्राफी में ये चीजें भी हैं। उन देखिए, कोई भी टीचर पढ़ाता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन डाल देता है कि इसको जनक माना गया, इसको जनक माना गया, इसको जनक माना गया। इन्होंने एक किताब लिखी, बस उसके पीछे का आधार किसी ने अगर आपको आज तक बताया हो तो मुझे बताइए। अगर इसके पीछे का आधार आपको मैं बता रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है, चीजें मतलब जो आपकी हैं वो समझ में आ रही हैं, बन पा रही हैं आपसे, तो फिर इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा। ज्योग्राफी पढ़ाना मेरे लिए एक सफलता हो जाएगी। मतलब ज्योग्राफी में पढ़ा सकता हूं और अच्छे से चीजों को मैं और अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, एवी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को मैंने बताया, और उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। देखिए, एक शब्द है आपका, एक शब्द ले लेते हैं, जो मार्कर है, चलिए ना, देखिए बात करते हैं जियो। जो ये शब्द है, जियो शब्द से 3 अन्य शब्द बने और वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अगर ये तीनों में से कोई एक शब्द अगर आपसे पूछा गया या आ गया, तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे? चीजें आपको समझ में फिर कम आने लगेंगी और हो सकता है कि आ भी ना पाए। तो हम बात कर रहे हैं जियो पर। जियो नाम का जो शब्द है, जियो छोटा सा शब्द है, जियो। जियो शब्द से 3 अन्य शब्द बनते हैं इसी जियो के कारण। इसी जियो के कारण 3 अन्य शब्द बनते हैं आपके, और उन शब्दों में क्या क्या है, कौन कौन से 3 शब्द बनते हैं, यहाँ पर मैं बात करता हूं आपसे। ये जो 3 शब्द हैं, इनको जो मैं बना रहा हूं, इसको आप नोट करिएगा सही से। 3 शब्दों को आप नोट करिए, क्योंकि ये शायद कुछ ही जगहों पर आपको मिलेंगे। देखिए,
एक शब्द है जियोग्राफी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जियोग्राफी। तो इसको नोट करिए, जियोग्राफिया। एक शब्द बन गया आपका जियोग्राफिया। एक शब्द बन गया आपका जियोमेट्रिया। एक शब्द बन गया आपका जियोमेट्रिया, ठीक। एक शब्द आपका बन गया जियोग्राफिया, दूसरा शब्द बन गया जियोमेट्रिया, तीसरा शब्द यहां पर बन गया आपका जियोइड्स। जियोइड्स, ठीक है। इनका मतलब यहां पर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये क्या है आपका जियोग्राफिया, ये अगर मार्कर चल जाए तो अच्छी बात है। ये आपका शब्द है जियोग्राफिया, ठीक। दूसरा शब्द है जियोमेट्रिया, दूसरा शब्द है आपका जियोमेट्रिया, और तीसरा शब्द है आपका जियोइड्स। जियोइड्स, ठीक। तीन शब्द हैं आपके, इनके मतलब आपको पता होना बहुत आवश्यक है। उसका कारण है कि जियोग्राफिया शब्द का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि पृथ्वी का अध्ययन या पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का यहाँ पर मैंने जियोग्राफिया का शब्द का वर्णन मैंने बता दिया आपका कि पृथ्वी का अध्ययन। इसको आप नोट करेंगे कि पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है। तो पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित है जियोग्राफिया। दूसरा शब्द है आपका जियोमेट्रिया। तो जियोमेट्रिया का मतलब क्या है, पृथ्वी का मापन। किसका, पृथ्वी का मापन। तो हम बात करते हैं जियोमेट्रिया शब्द का अर्थ क्या है, पृथ्वी का मापन। पृथ्वी का मापन। तीसरा शब्द है आपका जियोइड्स। ऑइड्स मतलब उसी के आकार का, मतलब पृथ्वी के आकार के अनुरूप, आकार के अनुरूप मतलब उसी के जैसा। लेकिन एक फैक्ट आपको मैं बता दूं, इसको बहुत जरूरी है आपको बताना। पृथ्वी का आकार जो है ना तो अंडाकार है, ना तो गोलाकार है, ना तो दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी का आकार है जियोइड। जियोइड, इसको आप लिखेंगे कि पृथ्वी का जो आकार है, आकार है अर्थ का आकार, आपको मैं बता दूं कैसा है, इसको आप शब्द में लिख लेंगे। ये है आपका, बाकी आगे मैं बताऊंगा। जियोइड, जियोइड, जियोइड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड है। तो पृथ्वी का आकार है आपका जियोइड, इसी को कहते हैं आइड्स। आइड्स, ठीक। ये हो जाएगा आपका आइड्स। तो इनके आकार में मैंने आपको बता दिया कि जियोग्राफिया शब्द का अर्थ क्या है, मेट्रिया शब्द का अर्थ बता दिया, मापन हो गया आपका, आइड्स का अर्थ हो गया उसी के अनुरूप, पृथ्वी के आकार का। इसको मिटा करके हम आगे बढ़ेंगे और एक जियोग्राफी की डेफिनेशन लिखेंगे। और आप यही कहेंगे कि सर आपने मतलब इतना बता दिया कि जियोग्राफी क्या है, कैसे है, शब्द के बारे में इतना सारा बखान कर दिया, जनक बता दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन एक परिभाषा छोटी सी नहीं बताई जिससे कि हम जान सके कि पृथ्वी सच में जियोग्राफी है क्या। तो जियोग्राफी की परिभाषा आपको ऐसे आप पता चल जाएगी, मतलब कैसे, कितनी, मतलब क्या है परिभाषा। एक सटीक संबद्ध कुछ चुने हुए वर्णों में दी जाती है। उसका कारण ये है कि जो परिभाषाएं होती हैं बार बार बदलती नहीं है, और जो काफी सारे लोग होते हैं उनकी अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो ज्योग्राफर रहे होते हैं, जैसे एक क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन कर लिया, उसी के अनुरूप उनको बता दिया। जैसे इकोनॉमिक की परिभाषा, इकोनॉमिक की परिभाषा कई लोगों ने दे दी, मार्शल ने दी, अपने एडम स्मिथ ने पहले मतलब अलग दी, और कई सारे उन्होंने अलग अलग अपनी परिभाषा बना दी। तो वैसे ही एक वैज्ञानिक है, ज्योग्राफर है, उन्होंने एक परिभाषा दी, वो मुझे सही लगी और उसको आप नोट कर लीजिए। इनका नाम है रिचर्ड हॉटसोन। इनका नाम है आपका रिचर्ड हॉटसोन ने एक परिभाषा दी थी। रिचर्ड 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 हॉटसोन, उन्होंने एक परिभाषा दे दी और उसको हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पर थोड़ी सी सटीक परिभाषा है। वैसे तो आप कहेंगे पृथ्वी का अध्ययन भूगोल कहलाता है ना।
धरातल का पृथ्वी के ऊपरी सतह, धरातल का अध्ययन भूगोल कहलाता है। मतलब बहुत सारी परिभाषा आप बना सकते हैं, लेकिन सटीकता, थोड़ी सी सटीकता हमें चाहिए। उसका कारण है, कहते हैं, ये कहते हैं रिचर्ड हर्शन कहते हैं कि जो पृथ्वी है ना, भूगोल है ना, भूगोल का अध्ययन क्यों किया जाता है, भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य, उन्होंने बताया कि भूगोल के अध्ययन का उद्देश्य मतलब क्या होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र की अपनी प्रादेशिक और क्षेत्रीय, क्या, किसी भी धरातल की, मतलब अपने धरातल की उद्देश्य, धरातल की प्रादेशिक, क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, धरातल की प्रादेशिक। देखिए प्रादेशिक का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित प्रदेश में धरातल की प्रादेशिक, ठीक, प्रादेशिक आपने सुना होगा शब्द, ठीक है। जो प्रादेशिक शब्द है, प्रादेशिक और प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता, प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन। देखिए प्रादेशिक भिन्नता का आप अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। अध्ययन, वर्णन एवं व्याख्या करना है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये थोड़ी बहुत ठीक ठाक परिभाषा है, इसको मैंने लिखवा दिया आपको। और मुझे लगता है कि परिभाषा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत है कि जियोग्राफी है क्या, जियोग्राफी एक विषय के रूप में कैसे आया, और क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर विकास में आनी चाहिए। तो हम बात करेंगे अब ज्योग्राफी के विकास की। क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी का विकास कैसे हुआ। और ज्योग्राफी के विकास के बारे में दो सिद्धांत मैं आपको बताऊंगा, और उन दो सिद्धांतों से आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का विकास ऐसे हुआ ही होगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी से संबंधित कुछ दो चार फैक्ट जानते हैं कि मतलब किस व्यक्ति ने कैसे क्या कहा। तो हम डालेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी, अब डालेंगे इस पर यहाँ पर ज्योग्राफी का विकास, विकास से रिलेटेड एक वैज्ञानिक रहे हैं आपके हिप्पोक्रेटस, इनका नाम है हिप्पोक्रेट्स, ज्योग्राफर है। ज्योग्राफी में बहुत से ज्योग्राफर हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं, वैसे ही ज्योग्राफी में भी बहुत सारे ज्योग्राफर हैं। उन्होंने अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने बहुत सारी राय दे दी। तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक मतलब हैं, इनका नाम है हिप्पोक्रेट्स। इन्होंने क्या कह डाला, इन्होंने कहा कि मनुष्य पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। इतना ही बस इन्होंने बात कही और लोगों ने नोट कर ली कि आओ टीचर बन गए तुम तो, कि मतलब मनुष्य पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। बस इन्होंने इतनी सी बात कह दी, प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन्होंने कब कहा था, बहुत पहले, इसीलिए इनको मान्यता मिल गई। अब वर्तमान में व्यक्ति क्या है कि हाँ वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन इतनी तेज बढ़ रहा है, कल को आने वाले समय में ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ये सब हो जाएगा, इतनी सारी बातें आप जानकारी दे दे किसी को फेंक दे, कहेंगे ये पागल है, बक रहा है, बेकार आदमी है। लेकिन उन्होंने मात्र एक बात कही थी कि मनुष्य पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है और वैज्ञानिक उनको स्थान दिया गया। समय समय की बात है,
समझ गए। तो समय, अपने समय के अनुसार उन्होंने बताया था, बहुत पहले बता दिया था ये चीज उन्होंने कि हाँ मनुष्य जो है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ता है एनवायरनमेंट का, इसीलिए वो कई सारी परिस्थितियों को लेकर के चलता है। ठीक है, तो इसीलिए हिप्पोक्रेटिस ने ये बात कह दी थी, इसीलिए इनको थोड़ी सी महत्व दे दिया गया। लेकिन एक बात और होती है, यहाँ पर अरस्तु को थोड़ा सा महत्व मिलता है दोस्त। अरस्तु नाम तो सुना ही होगा, दूसरी तीसरी शताब्दी अरस्तु यूरोप में। ठीक है, अरस्तु ने एक किताब लिखी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नाम की एक किताब लिखी अरस्तु ने। उस अरस्तु की किताब में क्या लिखा था, उस अरस्तु की किताब में पूरी किताब का एक निष्कर्ष आया, एक ही निष्कर्ष, और उस निष्कर्ष को मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब वो निष्कर्ष क्या है। अरस्तु ने कहा कि मतलब राज्य के विषय में अरस्तु की बहुत बड़ी संकल्पना है। जब आप एथिक्स में पढ़ेंगे अरस्तु की संकल्पना राज्य पर, उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं राज्य के विषय में। अरस्तु का एक शिष्य था, उसको भी आप जानते होंगे। तो अरस्तु के बारे में बात करते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के गठन पर, अरस्तु ने बताया कि राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। बस इतनी सी बात निष्कर्ष के रूप में देखी जा सकती है कि मतलब भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। इस बात को आप लिंक कर पा रहे हैं कि नहीं? राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट। देखिए इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा वो आप बाद में रखिए। अगर राज्य का, मान लिया कि भारत में कोई राजा रहा, किसी भी राजा को आप रख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्र का जो राजा होगा वहां पर का जो प्रशासन होगा, तंत्र होगा, राजनीतिक वहां के मुद्दे, वहां की समस्याएं, वहां की प्रॉब्लम्स अलग होगी। ठीक है, मैदानी क्षेत्र का अगर कोई राजा है, वहां इलाका में, वहां के इलाके, जैसे राजा को छोड़ दीजिए आप, वर्तमान का मुख्यमंत्री पकड़ लीजिए, मुख्यमंत्री, ठीक है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्यों में मुख्यमंत्री है ना, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है, 28 राज्यों में मुख्यमंत्री है अलग अलग प्रकार के, और कई सारे राज्यों में क्या है आपके यहाँ पर, कई सारे राज्यों में पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर राज्य अलग हैं, उत्तरी राज्य अलग हैं, हिमालयी राज्य अलग हैं, साउथ इंडिया वाले राज्य अलग हैं। उनको डिवाइड क्यों किया गया उसके बारे में आप जानते हैं? वहां से बात उठा करके देखिए राज्य के गठन पर भौतिक प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। अगर अरस्तु उस समय में दूसरी तीसरी शताब्दी में सही व्यक्ति है और मतलब कह रहा है, इसीलिए इस बात को आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए ना, ये बात अरस्तु की यहां तक पहुंच गई क्योंकि उसने बोली कब होगी, बहुत पहले। हम बहुत लोग नहीं आए थे, मतलब कोई बहुत एक ही आध लोग अरस्तु जैसे रहे होंगे, ऐसे लोग आए होंगे। तो राज्य के गठन पर उसने बता दिया कि भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए अरस्तु आज भी जिंदा है। कैसे? इन्हीं बातों को कारण, इन्हीं बातों को लेकर के बहुत से नेता, महानेता, बहुत से लोग आज भी जिंदा हैं, जिनकी बातें जिंदा हैं, उनकी यादें जिंदा हैं और वो भी जिंदा हैं। इसीलिए व्यक्ति क्या होता है कि अपनी बातों को लेकर के जिंदा रहता है और उसका शरीर ही चला जाता है मात्र। ठीक है, तो भौतिक पक्ष कहा कि मतलब भौतिक कारकों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। अरस्तु ने ये बात कह दी अपनी किताब पॉलिटिक्स में। उसके बाद में आते हैं आपके दो वैज्ञानिक, 19th सेंचुरी में। और इस 19th सेंचुरी में होता क्या है, बात ये होती है, दो वैज्ञानिक होते हैं, मैंने दो वैज्ञानिकों का नाम आपको बता दिया था। एक तो थे आपके एवी हम्बोल्ट थे आपके, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और आपके थे दूसरे वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल रिटर या कार्ल रिचर भी इनको कहते हैं।
कार्ल रिटर। ठीक है, तो ये दोनों ही व्यक्ति थे, दोनों ही वैज्ञानिक थे। इनको मैंने बताया था आपको कि ये आधुनिक ज्योग्राफी के फादर हैं, फादर ऑफ आधुनिक मतलब मॉडर्न ज्योग्राफी। तो जो आपके कार्ल रिटर हैं, कार्ल रिटर और दोनों ही लोग मतलब एक ही टाइम पर लगभग अलग अलग, दोनों ही लोग अलग अलग शहरों में एक ही समय काल में अध्ययन कर रहे थे। बात ये हुई कि इन्होंने क्या किया, उन्होंने किसने, आपके जो एवी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे, उन्होंने एक ऐसी विधि चुनी, इन्होंने जा जा करके कई सारे स्थानों पर जा जा करके उन्होंने अध्ययन किया। तो इन्होंने एक विधि अपनाई, आगमनात्मक विधि। कौन सी? आगमनात्मक विधि। इन्होंने कैसे अध्ययन किया? कई स्थानों पर जा जा करके, यहाँ भी गए, 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 कई सारे स्थानों पर जाकर के आगमनात्मक विधि द्वारा आ करके अध्ययन किया। और इन्होंने अध्ययन किया निगमनात्मक विधि से। निगमनात्मक विधि द्वारा इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने एक लाइब्रेरी पकड़ी, एक स्थान पकड़ लिया और उसी के अंदर इन्होंने अपना रिसर्च, जो कई सारे मतलब मत थे, उनको पेश कर दिया। तो कार्ल रिटर और आपके एवी हम्बोल्ट को भी आपने जान लिया, और एवी हम्बोल्ट के बारे में काफी सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का फैक्ट नोट करेंगे और उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे 20वीं शताब्दी की तरफ। भूगोल में कहाँ पर भूगोल का विकास चल रहा है दोस्त, और भूगोल के विकास में हम बढ़ते हैं 20वीं शताब्दी की तरफ। तो 20वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आए और उन्होंने कई जगह पर, देखिए 17वीं और 18वीं सेंचुरी जो आपके यहाँ पर भी थी और यूरोप में भी थी, तो उन्होंने आधुनिकता की ओर कई सारे कदम बढ़ा दिए थे। मशीनें काफ़ी सारी, मतलब मशीनों की खोज होने लगी थी, कई सारे रास्ते बनने लगे थे, उन रास्तों पर बहुत सारे लोग मतलब आगे बढ़ गए थे, और उनको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, उन्नतिशील मशीनों का विकास हो गया था। उसी क्रम में 20वीं शताब्दी में होता क्या है, 20वीं सेंचुरी में आते हैं हम आपके 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में होता क्या है कि 20वीं शताब्दी में जो काफ़ी सारे जो वैज्ञानिक है, वर्तमान का जो टैलेंट है, कई सारे रास्ते हैं, वो निकलकर सामने आ रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को मतलब आगे बढ़ा रहे थे, और उनको आगे बढ़ाते हुए मानव और पर्यावरण से संबंधित कुछ सारी बातें मतलब होने लगी थी। किससे संबंधित? मानव और पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें होने लगी थी यहाँ पर 20वीं सेंचुरी में। अब 20वीं सेंचुरी 20वीं शताब्दी में मानव ने सोचा कि हाँ, कहीं न कहीं पर्यावरण से जुड़ा हुआ मानव है, और मानव का जो इम्पैक्ट है ना, मानव पृथ्वी पर भी इम्पैक्ट करता है, पर्यावरण पर भी इम्पैक्ट करता है, और अपने अनुसार भी चल सकता है, तो दो लोग आए, एक तो व्यक्ति था संभावना दे रहा था, ये कह रहा था ऐसा तो संभव है कि अगर मानव के पास कई सारे संसाधन हैं और उनका उपयोग अपने अनुसार करके आगे बढ़ जाए, ठीक है, प्रकृति के अनुसार ना चले, प्रकृति जैसा करती है तो उसके बिल्कुल इतर से चले। क्यों? क्योंकि वर्तमान का जो मानव है ना, वो प्रकृति के अनुसार नहीं चल रहा है, वो संभावना के अनुसार चल रहा है कि हाँ देखो, ये प्रकृति ने हमको ऑक्सीजन दे दी, उसके बाद में हम उस ऑक्सीजन से क्या क्या बना सकते हैं, ये चीजें हैं, और उसके बाद में ऑक्सीजन, पेट्रोल मिल गया, पेट्रोल के बाद में कौन कौन से तेल निकाल दिए, कच्चा तेल मिला, उससे पेट्रोल, डीजल, मतलब मिट्टी का तेल, ये सब निकाल दिए। दूसरी ओर एक संभावना और बन रही थी। दूसरी ओर की संभावना क्या थी? दूसरी ओर लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, लोग प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, प्रकृति ने तुम सबको बांध रखा है, वहां पर सीमा है, आप अपने अनुसार सब कुछ नहीं कर सकते, प्रकृति ने आपको बांध दिया है। एक तरफ तो संभावना चल रही थी, दूसरी तरफ निश्चय चल रहा था कि नहीं, ये निश्चित है कि प्रकृति ही सब कुछ है, और प्रकृति जब अपने आप को मतलब ढालती है तो चीजें बदल जाती हैं, लेकिन प्रकृति नहीं बदलती, ऐसा लोगों ने कहा। तो दो मत यहाँ पर आएंगे, कौन कौन से? एक तो संभावनावाद आएगा, और दूसरा यहाँ पर और आएगा कौन सा? दूसरा आएगा यहाँ पर निश्चयवाद। तो संभावनावाद और निश्चयवाद। बात करते हैं मनुष्य की। किसका? मनुष्य।
और पर्यावरण का। यहां पर दो लोगों की बात होगी, मनुष्य और पर्यावरण की। क्यों? 20वीं शताब्दी में जो पर्यावरण है ना, एकदम से 17वीं 18वीं सदी में इतना विकास, इतना उद्योग धंधों का विकास, इतना ज्यादा डेवलपमेंट, सब मशीनों का विकास होने लगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा मशीनों का विकास हुआ और काफी सारी चीजें नए तरीके से, जहां जहां पर 2-2 हजार आदमी काम करते थे, एक एक आदमी उस चीज को हैंडल कर रहा है, एक ही मशीन से धागा निकाल रहा है, कपड़े बना रहा है, हर चीज नई 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 तरीके से काफी सारे रिसर्च होने लगे। 18वीं 19वीं शताब्दी इसी में बीत करके चली गई और 20वीं शताब्दी जैसे आई तो पर्यावरण हाय हाय करने लगा कि हाँ पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। लोग सोचने लगे पर्यावरण के बारे में, नहीं तो खतरा है। दो सिद्धांत आए मनुष्य और पर्यावरण से जुड़े हुए। एक सिद्धांत का नाम है यहाँ पर संभावनावाद, पहले आया, और इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, संभावनावाद। संभावनावाद आता है आपका। तो संभावनावाद आता कैसे है, संभावनावाद को कौन लाया और कैसे आया? संभावना मैंने बताई ना, किसी भी चीज में आप तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन होने की भी संभावना है, सिलेक्शन ना होने की भी संभावना है, संभावना है ये संभावनावाद है, इसको कहते हैं संभावना। हम आपकी क्लास ले रहे हैं, संभावना है कि ये क्लास आपको बेहतर लगे, अच्छी लगे, संभावना है कि इससे भी बेहतर क्लास आपको कहीं पर मिल जाए, वहां पर आप कर लें, ये संभावना है। तो किसी भी चीज में संभावनाएं तो तलाशी जाती ही हैं, कहीं पर भी शुद्ध होने की संभावना तो रहती है। अगर ये क्लास आज इंपॉर्टेंट है तो कल को ये क्लास खराब हो जाएगी, हो सकता है इससे महत्वपूर्ण क्लास, इससे अच्छी क्लास, इससे बेहतर क्लास वहां पर आ जाए, संभावना है। इसीलिए संभावनावाद आया। तो संभावनावाद में क्या होता है, क्लास चल रही है ना प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपका आया संभावनावाद। तो संभावनावाद में वैज्ञानिकों ने क्या कहा, संभावनावाद में वैज्ञानिकों ने कहा देखिए, संभावनावाद में मैंने आपको बताया था कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार बदल सकता है। संभावनावाद में बदल दिया कि नहीं बदल दिया? आपको पता चल रहा होगा कि वर्तमान का जो मनुष्य है ना, संभावनावाद पर ही चल रहा है। देखिए कैसे, संभावनावाद में कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार ढाल सकता है या बदल सकता है। प्रकृति को अपने अनुसार बदलने में सक्षम है या ढालने में सक्षम है? बदलने में सक्षम है। आपको समझ में शायद ना आया हो। अरे यार, आप ही तो करते हैं, ये सब कर रहे हैं, आप ही लोग कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं? देखिए, संभावना तो ये है कि आपको धूप लगे बहुत अच्छे से। मनुष्य ने क्या किया, छाता लगा लिया, छाता लगा लिया ना, संभावना क्या हो गई, बदल दिया ना प्रकृति को अपने अनुसार से, है ना। मतलब प्रकृति से वर्षा आई, आप जा रहे थे सब्जी लेने, लगा लिया छाता, दो, बदल दिया प्रकृति को अपने अनुसार, मनुष्य ने बदल दिया ना। मनुष्य ने, प्रकृति ने आपको कपड़े नहीं दिए थे, आपने कपड़े पहन लिए, क्या हुआ, ठंड से बच गए। प्रकृति ने आपको घनघोर ठंडी दे दी थी, घनघोर ठंडी, -75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया था, आपने ऐसे जैकेट बना ली, मस्त टहल रहे हैं। बदल दिया ना प्रकृति को अपने अनुसार, ये है आपका संभावनावाद, समझ गए ना। तो ऐसे आपको समझना चाहिए। तो मनुष्य ने, मतलब इसमें संभावनावाद में वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि मनुष्य प्रकृति को अपने अनुसार बदलने की क्षमता रखता है और बदल भी सकता है। और एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य प्रकृति के जो प्रकृति में पाए जाने वाले संसाधन है, प्रकृति के साधनों को
अपने अनुसार, कैसे, अपने अनुसार दोहन करने में सक्षम है। अपनी इच्छानुसार या अपने अनुसार, अपनी इच्छानुसार या अपने अनुसार दोहन करने में सक्षम है। कैसे दोहन करने में सक्षम है? आप देखिए, मनुष्य ने जमीन के भीतर से पाइप डाल करके, मशीनें लगा करके क्या निकाल लिया? कच्चा तेल निकाल लिया ना। कोयला की खुदाई हो गई ना, हीरे की खुदाई हो गई ना, सिल्वर की खुदाई हो गई ना, सोना भी खोद ही लिया ना। क्या बचा? सब कुछ खोद लिया ना। तो क्या किया मनुष्य ने? प्रकृति के संसाधनों को अपने अनुसार क्या कर दिया? यूज कर लिया ना, दोहन कर लिया ना, खरीद खींच लिया ना। ऑक्सीजन को वर्तमान में गैसों में, सिलेंडरों में भर करके क्या कर दिया? अपने अनुसार यूज कर लिया ना भाई। नहीं तो प्रकृति में हवा शुद्ध मात्रा में चल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड का इतना मात्रा बढ़ा दिया। मनुष्य का ही तो है रोल इसमें। ग्लोबलाइजेशन वर्तमान में खूब ज्यादा धड़ाधड़ रोड डेली सुन रहे हैं, ये मनुष्य की ही तो देन है। प्लास्टिक का उपयोग डेली आज दिन ब दिन आप करते जा रहे हैं, ये मनुष्य की ही तो देन है। जब प्लास्टिक का उद्भव हुआ होगा तब एक क्रांति आई होगी, लेकिन वर्तमान में वो क्रांति, आप रिवर्स चक्र चल रहा है ना उस क्रांति का, देख पा रहे हैं ना। बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें, इसीलिए यहां पर कह रहे हैं हम संभावनावाद। ठीक है, अब आता है आपका एक संभावनावाद के साथ में, इसके बाद में आता है एक निश्चितवाद। तो निश्चयवाद में क्या होगा दोस्त? तो निश्चयवाद की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात करेंगे यहाँ पर कि मतलब ये जो आपका सिद्धांत है ना, इसके समर्थक कौन कौन थे? इस सिद्धांत के, संभावनावाद के समर्थक कौन थे, इनको नोट कर लीजिए आप कि ये सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं। इस सिद्धांत के समर्थक दो लोग हैं। समर्थक आप ऊपर नोट करिए ताकि आपको इसके विषय में थोड़ा समय बता सकूं कि वो समर्थक कैसे उन्होंने समर्थन किया इस चीज को। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे दो समर्थकों की। कौन सा आपका सिद्धांत है? संभावनावाद चल रहा है। संभावनावाद में लिख दूं यहां पर, संभावनावाद आपका चल रहा है। संभावनावाद, बात हो रही थी आपकी संभावनावाद के बारे में। संभावनावाद का समर्थक कौन है? कौन समर्थक कौन है? इसके दो वैज्ञानिक समर्थक हैं। ठीक, इन दो वैज्ञानिकों ने समर्थन किस आधार पर किया उसको आप देखिए। इसमें एक वैज्ञानिक है आपके विडाल डी ला ब्लास। नाम ही बड़ा अजीब है, क्या करोगे आप? विडाल डी ला ब्लास इनका नाम है। ये वैज्ञानिक समर्थन कर रहे हैं किसको? संभावनावाद को। मनुष्य संभावनाओं की तलाश करता है और मनुष्य संभावनावाद को, ये जो मतलब क्या कह रहे हैं, इन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने एक किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। एक किताब लिखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ, आप हिंदी में नोट कर सकते हैं, आप इंग्लिश में नोट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। इन्होंने एक किताब लिख दी। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन्होंने एक किताब लिखी, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ऐसे ही। और उस किताब में इन्होंने क्या बताया कि मनुष्य, जो मनुष्य है आपका, इस मनुष्य को, मनुष्य के समाज की, मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य के समाज की वृद्धि और विकास के लिए क्या आवश्यक है? सांस्कृतिक पर्यावरण आवश्यक है। अब सांस्कृतिक पर्यावरण क्या हो गया, कहां से आएगा, कैसे पता चलेगा कि सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? अब मैं आपको समझाता हूं कि इन्होंने बताया कि मनुष्य की एक समाज में रहता है और समाज के विकास
पहले हम आप लिखिए वृद्धि और विकास, वृद्धि ज्यादा सही है। वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण आवश्यक है। सांस्कृतिक पर्यावरण अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया। कैसे स्पष्ट किया? कि समाज के लिए पर्यावरण, जो सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है, ये आपको मैं बताऊं सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण आपने नाम सुना होगा, इन्वायरमेंट। आपके सामने जो चीजें, हमारे सामने कैमरा है, वो सारी की सारी चीजें मतलब पर्यावरण के अंतर्गत ये सारी की सारी चीजें आती हैं। लेकिन सांस्कृतिक पर्यावरण क्या होता है? कई सारी आपने जनजातियों को देखा है ना, ऐसी जनजातियां जो वर्तमान की जो नवीनीकरण चीजें हैं, नवीनीकृत चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग नहीं करती हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक तौर तरीकों को ऐसे अपनाती हैं, पर्यावरण की ऐसे उपयोग करती हैं जिससे वो बाहर की चीजों का उपयोग कम से कम, मिनिमम मात्रा में करती हैं। तकनीकी का उपयोग वो भी बहुत कम मात्रा में, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर कैसे रहती हैं? पर्यावरण के, एकदम पर्यावरण के अकॉर्डिंग, नेचुरल तरीके से रहती हैं। उनको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण आपको समझ में आया कि सांस्कृतिक पर्यावरण के तौर तरीके, अनुभव, उनके जो मतलब कार्य करने के तरीके हैं, आने जाने का हर चीज है, कपड़े पहनने के, वो चीजें जो तौर तरीके, आने जाने, खाने पीने, रहन सहन, ये सारी की सारी चीजें एक पर्यावरणीय मतलब क्या कहते हैं उसको, लय में चलें, उस तरीके में रहें, उस अंडरमाइंड में रहकर, मतलब रह करके बातें करें, चीजें सॉफ्ट तरीके से चलें, तो उसको कहते हैं सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण आपको समझ में आया कि हाँ, जो चीजें होती हैं वो एकदम प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, पर्यावरणीय तरीके से, पर्यावरण लाभान्वित तरीके से चलें। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उन्होंने बताया, किसने बताया? विडाल डी लाप्लास। इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसमें इन्होंने ये बता डाला। एक व्यक्ति आपके यहाँ पर और हैं, उन्होंने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया, और इनका नाम है यहाँ पर लूसियस। हंसने वाला नाम नहीं है लूसियस, ठीक नाम है लूसियस फेब्रे। इन्होंने भी इस सिद्धांत का जो है समर्थन कर दिया कि हाँ, ये संभावनावाद सही है। और उसके बाद में आता है आपका, जल्दी जल्दी क्लास को करते हैं कि नहीं तो ज्यादा लेट ही हो जाएगी। संभावनावाद हो गया आपका, और उसके बाद में आता है आपका निश्चयवाद। ये चीजें आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है। अगर समझ में नहीं आएंगे ना, एक बार बस आप समझ लीजिए, उसके बाद में आप पढ़ा दीजिए, ज्योग्राफी खुद पढ़ाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका आता है अगला, हमारा आता है कि निश्चयवाद। निश्चयवाद क्या कहता है हमसे? निश्चयवाद, तो निश्चयवाद हमसे क्या कहा? मैंने आपको बताया था कि निश्चयवाद क्या कहता है। निश्चयवाद कहता है कि नहीं, मनुष्य प्रकृति से सम्मत बंधा हुआ है और प्रकृति से इतर कुछ नहीं कर सकता, और जो भी है प्रकृति में सब पहले से निर्धारित है। ये कहते हैं निश्चयवाद वाले। और निश्चयवाद वाले मतलब जो आपके वैज्ञानिक हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं? तो निश्चयवाद की एक दो बातें हम लिख लें यहाँ पर, और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि निश्चयवाद की कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। कहता है, निश्चयवाद क्या कहता है? मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा ही निर्धारित होते हैं। क्या कहता है निश्चयवाद? नंबर 1 लिख लीजिए, मनुष्य के सभी कर्म, मनुष्य के सभी कर्म मतलब जितने भी कार्य कर रहा है ना, हम भी ये कर रहे हैं ना, ये भी पहले से प्रकृति द्वारा निर्धारित है, और आप जो पढ़ रहे हैं वो भी प्रकृति द्वारा पहले से निर्धारित है। मनुष्य के सभी कर्म कार्य प्रकृति द्वारा पहले से निर्धारित हैं। इन्होंने ऐसा बताया, पहले से निर्धारित हैं। भैया पहले से निर्धारित था कि अब क्लास चल रही है आपकी, ठीक है, निर्धारित है। तो संभावना वाद को हमने देख लिया, ये है निश्चयवाद।
इसमें आप कहीं से कोई दो राय नहीं है कि ये सब पहले से निर्धारित है। हाँ, लेकिन प्रकृति जब स्वयं को बदलती है तो कहते हैं ना, अच्छे अच्छों को मार गिराती है। और दूसरी बात इसमें क्या है, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। मतलब किसी चीज को, प्रकृति को अपने अनुसार बदल दे, ऐसा नहीं। ये कहते कि नहीं, मनुष्य सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए क्या है, उसकी इच्छाएं, क्या मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो क्या है, उसकी स्वतंत्रता जो है सीमित है, सब कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए उसकी स्वतंत्रता सीमित है। क्या है, इसकी स्वतंत्रता सीमित है और वो सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि ये निश्चय है, पहले से निश्चित है और उसको बदल नहीं सकता। इसमें समर्थक कौन रहे हैं आपके, एक मुख्य वैज्ञानिक रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल। प्रमुख इसके जो समर्थक हैं, वैज्ञानिक हैं, ये क्या है, इसमें समर्थक हैं इनके इस सिद्धांत के, निश्चयवाद के। और इन्होंने एक अपनी किताब लिखी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इन्होंने किताब लिखी थी, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें उन्होंने क्या बताया कि मानव से संबंधित जो 4 बातें हैं ना, उनको लिखा, अच्छे से लिखा। और इस किताब में इन्होंने बताया विभिन्न मनुष्यों पर, अलग अलग तरह के मनुष्यों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इन्होंने बताया कि इसके समर्थक ये हैं। इन्होंने बता दिया कि एंथ्रोपोजियोग्राफी जो किताब है इनकी, आपने लिख लिया ना, एंथ्रोपोजियोग्राफी जो इनकी किताब है, इस किताब में इन्होंने बताया कि अलग अलग मनुष्यों पर पर्यावरण का जो प्रभाव है वो अलग अलग पड़ता है। इन्होंने ऐसे बता दिया कि कई सारे जो मनुष्य है ना, उन पर अलग तरीके का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, और कई सारे लोग हैं उन पर भौतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है वो अलग तरीके से पड़ रहा है। जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा होगा, मतलब ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये संभव, मतलब जरूरी नहीं कि यही उन्होंने कहा है, ऐसा उन्होंने बताया होगा। उदाहरण के हिसाब से समझिए आप। बात यह है कि एक व्यक्ति रहता है इंडिया में, भारतीय तौर पर, इंडिया की ही बात कर लीजिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया, या ईस्टर्न इंडिया की बात करिए, पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लीजिए। एक पहाड़ी क्षेत्र सिक्किम में रहता हुआ व्यक्ति, दूसरा आप बात कर लीजिए साउथ इंडिया, तेलंगाना या कर्नाटका में रहता हुआ व्यक्ति। क्या कहते हैं कि भौतिक पर्यावरण प्रभावित करता है? निश्चित रूप से उन्होंने कहा, सही कहा। काहे? क्योंकि जो तेलंगाना में, कर्नाटका में, आंध्रा में जो व्यक्ति हैं वो विषुवत रेखा के करीब हैं, वहाँ तो भौतिक इम्पैक्ट पड़ रहा है ना, सूर्य की रोशनी तेज लग रही है ना, तो उनके अंदर मेलानिन मतलब जो है वो ज़्यादा है, वहाँ के लोग काले ज़्यादा है ना, क्या है, तो इम्पैक्ट है ना, कहीं दिखता है ना। काले लोग मतलब थोड़ा सा उनका जो चेहरा होगा वो थोड़ा सा हल्का, क्या कहते हैं, श्याम सलोना, तो श्याम सलोना होगा। और जो नॉर्दर्न जो है, जैसे कि जम्मू कश्मीर ले लीजिए, हिमाचल प्रदेश ले लीजिए, ज़्यादातर लोगों में उत्तराखंड ले लीजिए, सिक्किम ले लीजिए, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जो लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमालयी राज्यों में जो लोग रहते हैं, वो आपको कलवा मिलेगा? नहीं मिलेगा, कलवा नहीं मिलेगा वहाँ पर,
कम से कम मिलता है, जब मतलब इधर के क्षेत्र का वहां पर कहते हैं ना, जब पहुंच जाता है कोई व्यक्ति काम करने के लिए तभी मिलता है, नहीं तो बहुत ही कम लोग होता है ऐसा। तो बात ये होता है कि मतलब इम्पैक्ट बढ़ता है। और आप देख लीजिए, बात कर लीजिए इंडिया की, या बात कर लीजिए आप अफ्रीका की, युगांडा, केन्या, बुरुंडी, इनकी बात कर लीजिए। और बात कर लीजिए रसिया की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, इनकी बात करिए, यहाँ सफेद सफेद लोग हैं, यहाँ सब अफ्रीका में काला काला लोग हैं सब, है ना। तो वहां पर इन्होंने ऐसे बताया कि फ्रेडरिक रजेल कहते हैं कि यहाँ पर भी भौतिक पर्यावरण जो है आपका, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट पड़ने के चलते लोग ऐसे होते हैं, और प्रकृति ही उसको निर्धारित करती है कि ये निर्धारण किसका है, प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। इसीलिए लोग काले हैं, गोरे हैं, पर्यावरण से इम्पैक्ट हो रहे हैं, भौतिक पर्यावरण पर उनका प्रभाव पड़ रहा है, इसीलिए लोग ऐसे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए, बात मैंने आपको पूरी करवा दी, और यहीं तक मतलब बता दिया तुमको। और एक और छोटा सा यहाँ पर देख लीजिए, निश्चयवाद को हमने देख लिया, और एक फैक्ट है, छोटा सा नोट कर लीजिए, नवनियतिवाद है, और नवनियतिवाद से संबंध कौन रखता है इसके बारे में जान लीजिए। नवनियतिवाद एक छोटा सा फैक्ट नोट कीजिए, क्या है नवनियतिवाद, इन्होंने दिया था नवनियतिवाद। देखिए, इन्होंने कुछ नियतिवाद में चेंज करके बता दिया नवनियतिवाद। इनसे संबंधित कौन है, ग्रिफिथ टेलर नाम के एक वैज्ञानिक हैं, ये इससे संबंध रखते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है कि ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नवनियतिवाद का सिद्धांत दिया गया था, ठीक, इतना याद रखना। तो आज की जो क्लास है ज्योग्राफी की, मुझे लगता है ठीक ठाक लॉन्ग होगी क्लास, बड़ी भी होगी, और आपको समझ में भी आई होगी कि कैसी लगी क्लास आज की ज्योग्राफी की। जो ये फर्स्ट क्लास है, वैसे नंबर के क्रम में आपको मैं बताऊं तो दूसरी क्लास है, लेकिन ये क्लास कक्षा के रूप में फर्स्ट क्लास है आपकी। अगर इसमें अच्छा रिस्पांस नहीं आता है तो ज्योग्राफी पढ़ाना मेरे लिए बेकार है, और अच्छा नहीं रहेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर अगर आपको समझ में आया ज्योग्राफी को लेकर के, हाँ ये चीज अच्छी है, ये आपने सही बताया, ये चीजें समझ में आई, अगर आती हैं तो लोगों तक, 2 लोगों तक, कम से कम आप 2 लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, 2 लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये क्लास है आपकी ज्योग्राफी की। मैं कहूंगा यहां से एक बात और फिर से, कि ये जो क्लास है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन, फैक्ट और तर्कशील कथन कारण, मैपिंग, इससे ज्यादा मुझे तो नहीं लगता है कि जिस क्लास में आपको इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाए, समझाया जाए, भर भर के ज्ञान दिया जाए, और अच्छे से दिया जाए, सटीकता पहुंचाई जाए, व्यवहारिकता दी जाए, आनंद दिया जाए, तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए आपको। तो आज की क्लास यहीं तक होगी, और हम बात करेंगे अगली अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो एक क्लास और होगी इसी पर, ज्योग्राफी के उत्पत्ति और विकास पर। और उसके बाद में हमारा प्रॉपर क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम आराम से प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद में धीरे धीरे अपना चलते रहेंगे, समझाता रहूंगा ऐसे ही, इससे भी ज्यादा फैक्ट दूंगा, और इससे भी ज्यादा संभावनाएं बताऊंगा, इससे भी ज्यादा चीजें बताऊंगा, और चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। अगर ये क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो मेरा सौभाग्य होगा। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।